हेलो गाइस, दिस इज मोनिका एंड वेलकम टू टीच वर्ड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज फूड चेन एंड व्हाट इज फूड वेब। उसके बाद हमने देखा था व्हाट इज बायो अक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन एंड देयर डिफरेंस। राइट, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स में हम लोग पहली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर एंड सेकंड डिस्कस करेंगे वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, तो चलिए पहले टॉपिक पे जाते हैं दैट इज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ओजोन क्या होता है। राइट, ओजोन क्या होता है? ओजोन मींस O3। मतलब जब ऑक्सीजन के 3 एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, सो O3 मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहते हैं? ओजोन। राइट, सो अर्थ के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। राइट, अर्थ के अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक शील्ड की तरह होती है। ये लेयर क्या करती है? ये ओजोन की लेयर अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। ये रेडिएशंस डायरेक्ट कहाँ से आते हैं? सन से। क्लियर है? सो दैट इज वाई ओजोन की जो लेयर है उसको हम एक प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, जो कि एक शील्ड की तरह एक्ट करती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो सुपर हीरोज होते हैं जब फाइट करते हैं तो फाइटिंग के टाइम क्या होता है, उनके अराउंड एक शील्ड डेवलप हो जाती है। राइट, उस शील्ड के अंदर आके उस सुपर हीरो के ऊपर कोई अटैक नहीं कर पाता है। राइट, मतलब उस शील्ड क्या कर रही है? सुपर हीरो को प्रोटेक्ट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो ओजोन की लेयर है एक प्रोटेक्टिव लेयर, एक शील्ड की तरह काम करती है, जो किसको प्रोटेक्ट करती है? अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करेगी अर्थ को? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कहाँ से आते हैं? सन से। अब ये कैसे प्रोटेक्ट करती है? ये जो लेयर है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को वहीं पे ट्रैप कर देती है। ट्रैप कर लेती है मतलब रोक लेती है, उसको अर्थ सरफेस की तक के अंदर नहीं आने देती। राइट, इससे होता क्या है कि बहुत सारे जो हेल्थ हजार्ड्स होते हैं, इससे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उन हेल्थ हजार्ड से क्या होते हैं? बच जाते हैं। कौन से हेल्थ हजार्ड? जैसे कि स्किन कैंसर, कैटरेक्ट इन आई, वीकन इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट। ये सारे हेल्थ हजार्ड से क्या करती है? अर्थ प्रोटेक्टेड रहती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रह रहे हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? प्रोटेक्टिव लेयर। किसकी लेयर? ओजोन की लेयर। क्लियर है? ओके, नाउ डिप्लीशन की बात करें तो धीरे धीरे ये ओजोन लेयर क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है। राइट, खराब होती जा रही, बर्बाद होती जा रही है। नाउ द थिंग इज क्यों? क्योंकि जो अर्थ पे पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम CFCS इससे भी डिनोट करते हैं। सो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका अमाउंट एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होते जा रहा है डे बाय डे। एज ये इंक्रीज होते जा रहा है सो ये क्या करता है? ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFCs, ये क्या करता है? इस ओजोन से जाके रिएक्ट करता है और इसकी लेयर को धीरे धीरे क्या करता है? डिप्लीट करता है, डिप्लीशन क्रिएट करता है एंड इसको बर्बाद करता है। राइट, इस तरीके से क्या करता है? ये CFCS ओजोन से रिएक्ट करके इसको डिप्लीट कर रहा है। नाउ द थिंग इज कि हमें तो इस ओजोन की लेयर को एज ए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है अर्थ सरफेस पे, तो हम तो चाहते हैं कि ओजोन की लेयर क्या हो? बिल्कुल सेफ रहे, जैसी की वैसी रहे, वो डिप्लीट ना हो। सो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? जो अर्थ पे एटमॉस्फेयर में जो CFCS का जो रेट बढ़ रहा है, अमाउंट इंक्रीज हो रहा है एटमॉस्फेयर में, उसको हमें क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए, ताकि ये ओजोन के साथ जाके रिएक्ट ना हो, और जब रिएक्ट नहीं होगा तो ओजोन लेयर में डिप्लीशन नहीं होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल। जैसा क्लिप में देख रहे हैं यहाँ ऑक्सीजन के जो 3 एटम्स हैं वो देखिए कैसे जुड़े हुए हैं। तो जब ये 3 एटम्स ऑक्सीजन के जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ओजोन का मॉलिक्यूल। नाउ द थिंग इज ओजोन किसको ट्रैप करता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकता है, ट्रैप करता है। और ओजोन को बनाने के लिए भी ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ही हेल्प करते हैं। कैसे? सपोज यहाँ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, कौन सा? O2। मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम दिख रहे हैं यहाँ पे? 2 एटम। ठीक है, तो जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इस O2 के मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो क्या करती है? इसको अलग अलग कर देती है। ऑक्सीजन का एक एटम अलग,
दूसरा एटम अलग। तो अब ये ऑक्सीजन के क्या सिंगल एक एक एटम हो गए। जैसे ये O2 का मॉलिक्यूल था वैसा ही एटमॉस्फेयर में और कहीं और भी O2 होगा। जब ये सिंगल ऑक्सीजन का एटम इस O2 के साथ मिलेगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन O2, राइट, इसके दो एटम प्लस ये जो सिंगल वाला ऑक्सीजन है ये, जब ये मिलेंगे तो कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे, क्या क्या मॉलिक्यूल बनाएंगे, O3, दैट इज ओजोन। कितने हैं ऑक्सीजन के एटम, तीन, ये तीनों कंबाइन हो गए और O3 मॉलिक्यूल बनाया, दैट इज ओजोन का मॉलिक्यूल। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग वेस्ट डिस्पोजल पे। यहाँ पे आप क्लिप में देख पा रहे हैं बहुत सारा क्या पड़ा हुआ है, वेस्ट है जो डंप किया गया है, राइट। सो ये वेस्ट डिस्पोजल का मेन रीजन क्या है, एनवायरमेंट में जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है, इतना अक्यूमुलेट हो रहा है, उसका मेन रीजन है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज इन डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है ये अर्बन एरियाज में, सो इसके वजह से क्या हो रहा है, वेस्ट की, गार्बेज की दिक्कत और ज्यादा बढ़ रही है, और ज्यादा गार्बेज अक्यूमुलेट मीन्स जमा हो रहा है। एंड द थिंग इज इसको जो वेस्ट है, गार्बेज है, उसको सही तरीके से डिस्पोज नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो एनवायरमेंट है वो क्या हो रहा है, और ज्यादा पल्यूट हो रहा है। सो हमें वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज करना चाहिए ताकि वो एनवायरमेंट को पल्यूट ना करे। पर ये समझने के पहले हमें ये देखना होगा कि वेस्ट कितने टाइप के होते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ वेस्ट, राइट, दो टाइप के वेस्ट होते हैं। पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, राइट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये वो वेस्ट होता है जो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। किसके हेल्प से, माइक्रोब्स के हेल्प से, राइट। नेचुरली जब आप ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि जो भी आपकी सब्जी, फ्रूट्स, जो भी आप घर में रोज काटते हो, तो उससे जो वेस्ट निकलता है, अगर आप उसको क्या कर दो, डंप कर दो, तो उसको माइक्रोब्स क्या करेंगे, कुछ टाइम बाद देखोगे उसको माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको ब्रेक डाउन कर देंगे और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वेस्ट है वो इजीली ब्रेक डाउन हो रहा है बाय नेचुरल प्रोसेस। किसकी हेल्प से, माइक्रोब्स की हेल्प से। तो ऐसे वेस्ट को हम क्या कहेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो इजीली रिसाइकल हो जाते हैं नेचुरली भी और बाय ह्यूमन एफर्ट से भी। ठीक है, तो ऐसे वेस्ट को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे। दूसरा कैटेगरी है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन से वेस्ट होते हैं, ये वो वेस्ट होते हैं जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाते। किसके हेल्प से, माइक्रोब्स की हेल्प से। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं माइक्रोब की हेल्प से, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट माइक्रोब्स की हेल्प से इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो पाते, माइक्रोब्स उनको ब्रेक नहीं कर पाता है। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिप में देख रहे हैं, एक ट्रक आया और बहुत सारा कचरा वो डंप करके चले गया। इसमें कैसा कचरा दिख रहा है, ये सारा प्लास्टिक एंड ग्लास, जो कांच होते हैं और प्लास्टिक है वो वाला कचरा है, राइट। सो ये जो ऐसा कचरा है कि इसको अगर आप डंप कर दोगे, काफी साल बाद भी देखोगे तो ये प्लास्टिक और ग्लास ये जैसा का वैसा ही रहेगा। ये क्या होगा, माइक्रोब्स इसको सिंपलर फॉर्म में डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। नाउ द थिंग इज, अगर ऐसा कचरा लैंड के ऊपर पड़ा रहा तो, और ये डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तो क्या क्रिएट कर रहा है, ये एनवायरमेंट में पोल्यूशन को क्रिएट कर रहा है। इवन अगर ये कचरा स्मॉल क्वांटिटी में भी होगा, राइट, अगर ये ऐसा नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा, प्लास्टिक, कांच, ये सब अगर थोड़ी भी क्वांटिटी में होगा तो ये क्या करेगा, एनवायरमेंट को पोल्यूट करेगा। क्लियर है। सो बेसिकली द थिंग इज कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। कौन ब्रेक डाउन नहीं होगा, किसके वजह से, माइक्रोब्स के वजह से। तो इसको रिसाइकलिंग के प्रोसेस के लिए कौन बचता है, सिर्फ ह्यूमन एफर्ट्स ही है, ह्यूमंस ही है जो क्या करेंगे, इसको रिसाइकल करने का ट्राई करेंगे। तभी ये वेस्ट क्या होगा, एनवायरमेंट से क्या होगा, ये इसका पोल्यूशन थोड़ा कम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं सम ऑफ इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम ये वेस्ट के डिस्पोजल को, वेस्ट को, एनवायरमेंट को पोल्यूट होने से बचा सकें, राइट। सो पहला है कंपोस्ट बनाना।
कंपोस्ट बनाना मीन्स खाद बनाना। आप खाद को घर पे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? इट्स नॉट दैट टफ टास्क। इसे कोई बहुत ज्यादा टफ टास्क नहीं है कि भाई हम घर में खाद नहीं बना सकते, बहुत इजी है। आप एक क्या लो, कंपोस्ट पिट लो, कंपोस्ट पिट, या फिर बोलो एक बकेट ले लो बड़ी सी, एक मटका ले लो बड़ा सा, एक बड़ा सा, ठीक है। और उसके बाद क्या ले लो, उसमें एक लेयर थोड़ी सी मिट्टी, थोड़ी सी सूखी पत्तियां डालो, और एक दिन का आपका जो भी घर में कचरा निकलता है, कौन सा गीला कचरा, जो सब्जियों से कचरा निकल रहा है, वेस्ट फ्रूट से जो वेस्ट निकल रहा है, वो कचरा आप उसमें डाल दो। उसके ऊपर थोड़ा सा माइक्रोब्स डालो। माइक्रोब्स कहाँ से लाओगे भाई? माइक्रोब्स घर में जो बटर मिल्क दही है वो थोड़ा सा डाल दो, ठीक है। उसके ऊपर वापस किसकी लेयर डाल दो? सॉइल, सूखी पत्ती की लेयर। अगले दिन फिर गीला कचरा डालो, फिर थोड़ा सा दही डालो। ऐसे लेयर बाय लेयर इंक्रीज होते जाएगा वो पिट में, राइट। एंड उसको मिक्स करो। जब आप इसको ऐसे कलेक्ट कर लेते हो पिट में, और अगर आप आफ्टर अ मंथ और 3 मंथ्स जाके उस पिट को देखते हो, मिक्स करते हो, तो आप ये देखोगे कि ये जो वेस्ट था, कौन सा वेस्ट? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसको आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब किसमें? खाद में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये खाद में कन्वर्ट हो जाएगा। ये खाद आप किसको दोगे? ये खाद आप दोगे सॉइल को। तो ये वेस्ट जो भी वेजिटेबल ऑर्गेनिक वेस्ट जो थे, आपने क्या किया? उसमें क्या थे? कुछ मिनरल्स थे। क्या थे उसमें? कुछ मिनरल्स थे। ये मिनरल्स किस में चले गए? कंपोस्ट में, खाद में। और खाद जब आप सॉइल में डाल रहे हो, तो सॉइल में वापस से वो मिनरल्स आ गए। मतलब बेसिकली आपने क्या किया? मिनरल्स को रिसाइकल किया, वापस से सॉइल में मिला दिया। सॉइल में वापस अब क्या उगेंगे भाई? प्लांट उगेंगे। मतलब आपने ये मिनरल की साइकिल को कंप्लीट किया। इस तरीके से आप वेस्ट से कुछ अच्छी गुड थिंक, एक कंपोस्ट को जनरेट कर रहे हो, जो कि क्या कर रहा है? मिनरल को वापस से सॉइल में मिक्स कर रहा है, मिला रहा है। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छा गार्बेज मैनेजमेंट के लिए कंपोस्ट बनाना, गार्बेज को अगर आप मैनेज कर रहे हो, कैसे कंपोस्ट बना के कुछ अच्छा चीज बना के मैनेज कर रहे हो, सो दिस इज वेरी गुड थिंग, जिससे आप एनवायरनमेंट को कुछ अच्छा दे रहे हो, कंपोस्ट दे रहे हो, जिससे प्रोड्यूसर्स क्रिएट हो रहे हैं, प्लांट क्रिएट हो रहे हैं, और एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं और कैसे हम गार्बेज को बोल सकते हैं कि मैनेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज बाय यूजिंग 5R प्रिंसिपल। व्हाट आर दीज 5R प्रिंसिपल? फर्स्ट इज रीयूज, राइट। पहला क्या है? रीयूज। आप रीयूज कर सकते हो चीजों को, रिसाइकल, रिफ्यूज, रीपर्पस एंड रिड्यूस। पहले देखते हैं रीयूज। रीयूज मतलब एक ही चीज को आप बार बार यूज करो, दैट इज रीयूज, राइट। सेकेंड इज रिसाइकल, रिसाइकलिंग थिंग्स। जो वेस्ट है आप उसको क्या करो? और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके, रिसाइकल करके कुछ और यूजफुल चीज बनाओ, दैट इज रिसाइकल, ठीक है। तो आप वेस्ट से क्या कर सकते हो? रिसाइकलिंग के प्रोसेस से कुछ दूसरी चीज बना के उसको यूज कर सकते हो। रिफ्यूज मीन्स से नो। अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरीली फ्री में मिल रहा है तो भाई जमा कर लो। प्लास्टिक की बॉटल्स फ्री में मिल रही, बहुत सारी ले लो, जमा करके रख लो। नो, जस्ट रिफ्यूज दिस। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर एनवायरमेंट। तो जो चीज अगर एनवायरमेंट के लिए अच्छी नहीं है, तो अननेसेसरी उसको यूज मत करो। से नो टू दोज थिंग्स, राइट। रिफ्यूज। नेक्स्ट इज रीपर्पस। अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसका आपका एक पर्पस हो गया है कंप्लीट, तो आप उसको दूसरे पर्पस के लिए उसी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक हमारे पास टम्बलर, या फिर हम बोलेंगे एक ग्लास का मग है आपके पास। आपने उसमें कॉफी रोज पी रहे हो, उसका हैंडल एक दिन टूट गया, तो आप उसको डंप मत कर दो। अब उसको आप एज अ प्लांटर यूज करो, उसमें आप प्लांट लगा सकते हो। इंस्टेड आप प्लांट लगाने के लिए दूसरा एक प्लास्टिक का गमला लेकर आते हो, या फिर ग्लास का कोई एक फ्लावर पॉट लाते हो, उसमें पेड़ लगाते हो। सो बेटर है, उससे बेटर आपके पास जो मग है, आप उसको एज अ प्लांटर यूज कर लो, उसमें प्लांट लगा लो। पहले आप उसको कॉफी पीने के लिए यूज कर रहे थे, अब उसका पर्पस चेंज कर दिया, नाउ यू आर यूजिंग दैट एज अ प्लांटर। सो एक ही चीज को अलग अलग पर्पस के लिए यूज करना, दैट इज रीपर्पस। थर्ड इज रिड्यूस।
रिड्यूस मीन्स यूज कम कर देना। जैसे हमें पता है पॉली बैग, प्लास्टिक के बैग्स हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, सो बेटर है कि हम उसका यूज ही कम कर दें, उसको रिड्यूस कर दें उसके यूज को। हम उसके बदले फिर क्या यूज करें, जूट के बैग, कॉटन के बैग्स जो कि एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करेंगे, राइट। सो रिड्यूस मीन्स उसका यूज कम कर देना जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। क्लियर है? सो बाय यूजिंग दीज 5R प्रिंसिपल्स यू कैन, आप क्या कर सकते हो, एनवायरनमेंट को क्लीन रख सकते हो, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। ओके, सो इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर के आर एनवायरनमेंट के इंडेक्स वन एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फॉर मोर अपडेट्स एंड नोट्स यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल। थैंक यू।